Hello guys, welcome back to another video. In today's video, we are going to discuss about the important question and answer of environment and ecology, AKT University first year one shot video, and the subject code for semester 1 is BAS 104 and for semester 2 is BAS 204. Let's start with the unit number 4. यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय तापन। तो मतलब बेसिकली आप सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम से समझ में आएगा कि डायग्राम में ये अर्थ है हमारी, और अर्थ के पास एक फायर लगी हुई है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग है जो एक ग्रेजुअल इंक्रीज है अर्थ की टेम्परेचर में, बिकॉज रीजन है उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसका रीजन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी और अदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका लेवल इनमें इंक्रीज होना। तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है यानी कि धीरे धीरे, और मेनली इसका कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं CH4 यानी कि मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग आपकी यही है। अब मूव करते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी टर्म है जो इंडिकेट करती है हमारी इंक्रीज एवरेज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स, आसपास में जो टेम्परेचर होता है उसका इंक्रीज होना, वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। आ, बाकी इसका रीजन यही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और बाकी जो आपकी मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर्स, इनकी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो बाई ह्यूमंस होती हैं, यानी कि अपने आप नहीं, ह्यूमंस की वजह से होती हैं। जैसे कि हम एसी वगैरह यूज करते हैं जिससे कि सरफेस टेम्परेचर का एवरेज बढ़ जाता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो बेसिकली जितनी भी हीट जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड रहती है, वो पूरी डिपेंड रहती है ग्रीन हाउस गैसेस पर। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है वो मैंने आपको बताया, CO2, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इसे देख लेना 4.1। कैसे भी आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, या फिर कमेंट ऑन इट ग्लोबल वार्मिंग। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है? अगर ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे इमिशन इनका कंटिन्यू रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग से हमारी अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। और इसी ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो सी होगी, यानी कि जो समुद्र होंगे उन वो बढ़ेंगे, जिससे कि सी लेवल हमारा अर्थ का वो बढ़ेगा। और जो कि आइस कैप्स होंगे उनसे, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस कैप्स होते हैं, वो मेल्ट होंगे, और जिससे कि अल्टीमेटली सी लेवल इंक्रीज होगा। थर्ड, रिजल्ट इन द फ्लड्स, बाढ़ें आ सकती हैं, बाढ़। फोर्थ, ग्लोबल वार्मिंग लीड टू रेनफॉल पैटर्न, यानी कि रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, यानी कि बेमौसम बरसात जो होती है वो रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाता है उसकी वजह से होती है। एंड फिफ्थ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रखा है वो डिस्ट्रक्ट होगा। अब इसके कंट्रोल मेजर क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के? ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल हम इसे ऐसे कर सकते हैं, जो हम CFC यूज करते हैं उसका करंट रेट हम कम कर सकते हैं, और जो फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं उसको भी कम कर सकते हैं। बाकी सेकंड कंट्रोल मेजर है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रिसोर्सेज। अगर आप पीछे वाली यूनिट्स की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। थर्ड, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि अ, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। फोर्थ, स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये आपकी कंट्रोल मेजर हो गए ग्लोबल वार्मिंग के, और इफेक्ट ये अच्छे से कर लेना। बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक है ये फोर्थ यूनिट का, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक, मैं आपको इसको हिंदी में बताऊं ग्रीन हाउस को क्या बोलते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। तो आपको बेसिकली हिंदी याद नहीं रखनी क्या होता है, तो मैं इसको आपको इजिएस्ट उससे बताता हूँ।
सन से जो रेडिएशन निकलती है, सन से जो रेडिएशन निकलती है उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस एब्सॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो उस सन की रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है और वापस और उसको वापस स्पेस में नहीं जाने देती है, यानी कि ट्रैप कर लेती है। तो बेसिकली ये है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप इसे पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्सॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, जिसकी वजह से वो अर्थ में ही ट्रैप्ड रह जाती है और जो उसका अर्थ का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये आप डायग्राम से समझने की कोशिश कर सकते हैं इसमें। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? जो गैसेस दैट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन and then create a greenhouse effect is called greenhouse gases। greenhouse gases वो गैसेस जो सन की इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFC एंड मीथेन CH4। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस निकलती कहाँ से है? मेनली आपके कार के साइलेंसर से जो CO2 एग्जॉस्ट होता है वो, और कोल जलाते हो आप, कोल से जो, और आप ट्रीज जलाते हो उससे जो फ्यूम्स वगैरह निकलती हैं वो इनके मेन रीजन है। और जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे, उसकी वजह से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? एक तो पहली आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसका सोर्स क्या होता है? जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न्स करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ जो जलाते हैं उनकी वजह से। सेकंड ग्रीन हाउस गैस है हमारी मीथेन। मीथेन का मेन निकलता है पैडी फील्ड से। पैडी फील्ड आपके आगे टॉपिक आएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से कराऊंगा, वो भी जरूर देखना। और बाकी कोल माइनिंग वगैरह होती है उनसे निकलता है। अब नेक्स्ट आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये कहाँ से निकलती है? इसका मेनली सोर्स है आपका रेफ्रिजरेशन, फ्रिज जो होता है घरों में वो, और AC वगैरह होती हैं उनसे। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग फर्टिलाइजर एक्सट्रैक्शन से निकलती है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है को रिलेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट विद ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ लिया, ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ ली, अब इसके ग्लोबल वार्मिंग से क्या को रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो वो आपके अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। उसके बाद वो री रेडिएट्स होता है बैक टू द अर्थ। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग से कोरिलेट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, और वो वही गैसेस अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद सोलर एनर्जी भी एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि जो सोलर एनर्जी होती है आपकी अर्थ में री रेडिएट्स होती है, उससे आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये आपका रिलेशन है। बाकी अगर आप इस बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? तो मैं आपको सिंपल बताऊं तो एसिड रेन 5.6, इसको इम्पोर्टेंट देखना। 5.6 यानी कि ऐसी रेन जिसकी pH वैल्यू 5.6 से कम होती है वो एसिड रेन होती है। आपको सीधे सीधे मेन पॉइंट ये लिखना है। अब इसका मेन इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, और जो कम्स डाउन आते हैं नीचे एसिड रेन की फॉर्म में। और मेन पॉइंट इसमें जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम होता है। अब एसिड रेन के दो सोर्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी कि SO2 एंड SO3, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से, और दूसरा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर वगैरह से जो एग्जॉस्ट होता है उससे। अब मूव करते हैं कॉसेस ऑफ एसिड रेन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी कॉसेस क्या होते हैं? कॉसेस का सिंपल है, जब भी हम कोई फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है,
और जो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हैं जो कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशन वगैरह फ्यूल से निकलती हैं, वो आपकी एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से, देन रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड बनाती हैं जो कम फॉल डाउन होती हैं एसिड रेन के रूप में। तो ये इनकी बेसिक रिएक्शन है, इनको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इन्हें देख लीजिए एक बार। इनको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वेट अ मिनट। देन उससे पहले बात कर लेते हैं इफेक्ट्स की। तो एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है? एसिड रेन का इफेक्ट सिंपल है। अगर रेन में एसिड होगा तो आपकी आईज और स्किन, जो ह्यूमन बींग्स की यानी कि मानव प्रजाति की आंखें और त्वचा होती है, उस पर इरिटेशन होती है। सेकंड, डिटरेशन ऑफ द बिल्डिंग स्पेशली मेड ऑफ मार्बल, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी चमक घटती है। जैसे कि आपने देखा होगा ताजमहल भी दिन ब दिन येलो होता जा रहा है, उसका रीजन सिंपल एसिड रेन है। ऐसी रेन जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है, उनका मेन रीजन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये होते हैं। अब थर्ड इफेक्ट होता है डैमेज। एसिड रेन कैन डैमेज बिल्डिंग मेटल ब्रिजेस, ये जो मेटल के ब्रिजेस होते हैं उनको भी डैमेज कर सकती है। स्टोन स्टैचूज होते हैं उनको डैमेज कर सकती है। लेक एसिडिफिकेशन इन रिजल्टेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो मरीन एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश वगैरह, तो उनकी भी लाइफ ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। और मेनली आपकी सॉइल की पीएच वैल्यू को चेंज कर सकती है, जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ में चेंज हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनकी रिएक्शन की। अगर एसिड रेन आता है टॉपिक फुल मार्क्स 7 मार्क्स में, तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से करके आनी है, आपको याद होनी चाहिए। मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बेसिकली क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है सबसे पहले 2SO2, जो आपकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, वो बनाती है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3। जो आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है वो लेटर वाटर से, यानी कि ऊपर जो रेन होता है, रेन से रिएक्ट करती है वाटर, जो उसको रिएक्ट करने के बाद बनाती है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगी, यही आपकी एसिड रेन है। तो ये हो गया आपका सल्फर वाला। और ये दोनों से होती है, सल्फर के ऑक्साइड से भी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी सेम प्रोसेस है। जो आपकी ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं यानी कि 2NO, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, आपकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है O2, फिर वो क्रिएट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि 2NO2। ये 2NO2 एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर के रिएक्ट करता है, ये ऊपर जाकर के रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रिएक्ट करती है आपकी वाटर से। तो ये क्रिएट करती है नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस नाइट्रस एक्स एसिड HNO2, और जो कि आपकी एसिड रेन की फॉर्म होती है जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है। तो बेसिकली ये रिएक्शन आपको दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए और लिख के आनी है अगर एसिड रेन का टॉपिक आता है तो। अब मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर, हाउ टू मिनिमाइज एसिड रेन। तो एसिड रेन को मिनिमाइज कैसे करना है? पब्लिक अवेयरनेस सबसे पहले फैलानी है कि फॉसिल फ्यूल को बर्न नहीं करना है। एग्जॉस्ट आपको रेगुलर चेकअप कराने हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल करना है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी कम होगी उतना कम, हाँ, आपके फॉसिल फ्यूल जलेंगे। प्लांटेशन करना है, एफोरेस्टेशन करना है, रिड्यूस द कंजप्शन, वही बेसिकली फॉसिल फ्यूल और एनर्जी प्रोडक्शन कम करनी है। ट्रांसपोर्टेशन में कम फॉसिल फ्यूल यूज करनी है, पेट्रोल की जगह CNG यूज करनी है। वही आपके बेसिक पॉइंट, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप करना है। और एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एक्सेट्रा। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, कंट्रोल मेजर ऑफ हाउ टू मिनिमाइज एसिड रेन। अब मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में एक ऐसा रीजन होता है जो एक हाई ओजोन को कंटेन करता है। तो अगर आपको ये नहीं पता अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, तो मेरी इस प्लेलिस्ट की वीडियो में, फर्स्ट यूनिट की वीडियो में जाके देखना, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब मूव करते हैं दोबारा। तो अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में एक ऐसा रीजन होता है जो कि हाई ओजोन कंटेन करता है। एंड
हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से जो कि सन से आती है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन वही होता है, आप डायग्राम में देखिए। मतलब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है वो डे बाय डे थिन होती जा रही है। तो ये आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, और ओजोन होल रेफर करता है डिप्लीशन के डिप्लीशन को ओजोन लेयर में। तो इसकी मेन मेन रीजन है आपका ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि सीएफसीज। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन में बस इतना ही। आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये अर्थ है, इसमें ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपकी ओजोन लेयर है, ये दिन ब दिन थिन होती जा रही है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ सीएफसी एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। और ये ओजोन लेयर करती क्या थी, जो सन से सोलर रेडिएशन निकलती थी, यूवी रेडिएशन निकलती थी, उनसे प्रोटेक्ट करती थी हमारे अर्थ को। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन में सिर्फ इतना ही। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और हाँ, जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है वो डॉप्सन यूनिट डीयू में इसको मेजर करते हैं, और जो कि दिन ब दिन डीयू कम होता जा रहा है। अब आपका आता है ओडीएस। ओडीएस क्या होता है? ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। और मैंने आपको अभी जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बताया, उसके लिए जो सब्सटेंसेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो आपका पहला है सीएफसीज, हेलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म। इन सीएफसीज आपकी का सोर्स होता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये तो सबको पता है। हेलोजेंस का सोर्स होता है फायर एक्सटिंग्यूशर। और इन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी फायर एक्सटिंग्विशर प्लस सॉल्वेंट्स। मिथाइल क्लोरोफॉर्म का होता है एडेसिव प्लस एरोजल्स। एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का होता है सेम फायर एक्सटिंग्विशर प्लस एयर कंडीशनर। बेसिकली आपके एसीज और रेफ्रिजरेटर्स में ही मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं। बाकी आपकी मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब हो गई। ये देख लो। अब बता दें कि ओजोन जो है वो क्रिएट कैसे होती है। मैं आपको ये आता है ओजोन कैसे क्रिएट होती है, तो आपको ये एक रिएक्शन लिखनी है, दोनों ऑक्सीजन प्लस O, ऑक्सीजन। अब मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि ये एक हमारा सन है, इसमें यूवी रेज ब्रेकअप होती है, ये यूवी रेज को निकालता है O2 मॉलिक्यूल्स में, यानी कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जो कि लेटर ऑन सेपरेट हो जाते हैं O एंड O में। तो ये ही मॉलिक्यूल आगे जा करके, इतना क्लियर हुआ? मैं आपको रिपीट करता हूँ दोबारा, लेकिन एक बार पूरी तरह से देख लीजिए। यही मॉलिक्यूल आगे जाके दोबारा ऑक्सीजन में जॉइन अप हो जाते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल फिर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके O3 बनाते हैं। यही आपकी इसमें इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, यही आपकी इसमें अ, लिखा हुआ है, ये भी देख लेना एक बार। और बाकी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यूवी रेज निकलती हैं सन में से, जो कि O2 मॉलिक्यूल्स के रूप में निकलती हैं। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स में, वो फिर सिंगल मॉलिक्यूल फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर वो O3 बनाते हैं, ओजोन। तो एक बार इसे ध्यान से देख लेना। हम मूव करते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ये सारे कॉसेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, ये तीनों लिखे हुए हैं, तो एक बार इसे भी देख लीजिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ओजोन डिप्लीशन ओडीएस के कोर्सेस सारे ओडीएस ही होते हैं। इफेक्ट इनके सारे यही होते हैं कि यूवी रेडिएशन बढ़ जाता है, प्लांट्स पर, क्रॉप्स पर, मरीन लाइफ पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। और सॉल्यूशन इसका सिंपल है कि जो एग्जॉस्ट में से धुआं निकलता है उसको कम कर कैसे कम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को लिमिट कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज करते हैं, डिफोरेस्टेशन रोक करके एफोरेस्टेशन करना चाहिए, रिसाइकल रीयूज पर ध्यान देना चाहिए। मेन आपका CFCs का
कंजप्शन कम करना चाहिए एंड अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, इसकी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और एक दूसरे को कन्विंस करना चाहिए। इसे आप एक बार पढ़ लेना। अब मूव करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये एक बार देख लेना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। A drastic growth in population beyond normal limit, it's called population explosion। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी ये होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन आप समझते हो, जनसंख्या एक्सप्लोजन मतलब एकदम बढ़ना, और ड्रास्टिक चेंज होता है भीषण यानी कि बहुत तेजी से बढ़ना। अब मैं इस चार्ट से देख सकते हैं आपका 90 50 टू 250 तक का ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का चार्ट है। ये सेंसस ब्यूरो का यानी कि ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है आप समझ गए होगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, जनसंख्या में बढ़ोतरी बहुत तेजी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। आ, अब इसका मैं आपको एक कॉज बताऊंगा। कॉज होता है एक्सलेटिंग बर्थ रेट, बर्थ रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। दूसरा डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि जो आजकल के लोग होते हैं उन वैक्सीन आ गई हैं, प्रिवेंटिव ड्रग्स आ गए हैं, तो मृत्यु दर जो है वो कम हो गई है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि अब लोग ज्यादा जीते हैं, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन बेटर न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन हैबिट्स एंड हेल्थ एजुकेशन की वजह से लोग बाग जी जाते हैं। इनक्रीज इमिग्रेशन यानी कि पहले जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी, अब इमिग्रेशन से जैसे बांग्लादेश में लोग बाग मर जाते थे, अफगानिस्तान में मर जाते थे, तो अब वो इमिग्रेट होकर के इंडिया जाते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि बढ़ जाती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? पहला तो ओवर पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तीसरा पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी बढ़ेगी। चौथी इलिटरेसी, इलिटरेसी आप जानते हो, अन एजुकेशन। और पांचवा पुअर हेल्थ इकोनॉमी, आपकी हेल्थ इकोनॉमी कम होगी। एंड सिक्स पार्ट है पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ये आपका सेंसस का कंटेक्ट दे रखा है, इसको मैं आपको बताता हूँ। 2000 में, ईयर 2000 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी। अब जो 2011 और 12 के बीच में हमारी पॉपुलेशन हुई वो 7 बिलियन हुई। और यही इसका ड्रास्टिक ग्रोथ है कि 2023 में अब जो पॉपुलेशन है वो 14 बिलियन प्लस है। तो आप इसे एक बार पढ़ के देख लेना अगर आप चाहो तो। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार देख लेना और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसमें क्या है, मेनली जो आपके क्रॉप रेजिड्यू होते हैं, बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ के नाम से आ सकता है, फिर स्टबल बर्निंग के नाम से आ सकता है। इसको बोलते हैं, जो नॉर्थ इंडियन के लोग हैं यानी कि पंजाब हरियाणा यूपी इधर की तरफ ही ज्यादा होता है, और जो रूट से जुड़े हुए हैं किसान किसान लोग हैं उन्हें पता होगा पैडी स्ट्रॉ क्या होता है। स्टबल बर्निंग यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जो धान की पराली जलाते हैं, उसको पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स या उनके जो रेजिड्यू होते हैं यानी फसल के अवशेष होते हैं, उनको इंटेंशनली जलाया जाता है या फिर फायर लगाई जाती है क्रॉप्स के बचे हुए अवशेषों पर, तो उसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ पेडिस्ट्रो एंड स्टबल वार्मिंग, स्टबल बर्निंग। तो इसकी डेफिनेशन तो इजी है। स्टबल बर्निंग बर्निंग इज द इंटेंशनल बर्निंग और सेटिंग अप ऑन फायर ऑफ क्रॉप, यानी कि जानबूझकर फसल के अवशेष जो होते हैं उनको जलाना, यानी कि फील्ड से उन्हें रिमूव कर सकें, ताकि इन ऑर्डर टू सो द नेक्स्ट क्रॉप, ताकि हम अगली फसल उगा सकें। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब पहले मैं इसकी आपको ओवरऑल एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो फसल की जो अवशेष होते हैं, क्रॉप रेजिड्यू रह जाते हैं, उनको जला देते हैं किसान इंटेंशनली, ताकि उसको फील्ड पर से हटाया जा सके, ज्यादा मत्थापच्ची ना करनी पड़ेगी, इसे उठाओ फेंको ये साइड में करो। तो उसको डायरेक्ट जला देते हैं और नेक्स्ट क्रॉप आपकी लगाई जाती है। तो अब इसका इससे होता क्या है, अब ये मैं आपको पहले बता दूं, ये अकॉर्डिंग टू द आईपीसी सेक्शन 188 स्टबल वर्मिंग जो वे क्राइम है।
and additionally it was notified as an offense under the Air Prevention and Control of Pollution। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये पहली बात तो एक क्राइम है अंडर आईपीसी सेक्शन 188, और इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, एक्ट 1980, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। और डायग्राम से आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो ये बेसिकली इसकी प्रैक्टिस होती है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, यूपी में। इससे क्या होता है, CO2 रिलीज होती है जो कि आपके ग्रीन हाउस गैस है। और एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन से लंग कैंसर होता है। 50% लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट नहीं पीते, फिर भी उनको लंग कैंसर होता है। रीजन होता है बर्निंग ऑफ पेडिस्ट्रो। इवन दिल्ली में जो आपका पॉल्यूशन होता है उसका 30% मेन रीजन बर्निंग ऑफ पेडिस्ट्रो ही है। अब अब किसान ऐसा करते क्यों? अगर वो ये जो पेडिस्ट्रो है इसको फील्ड पर छोड़ेंगे तो टर्माइट्स आएंगे, जिससे कि जो सब्सिक्वेंट क्रॉप होगी, अगली क्रॉप होगी, वो डैमेज होगी। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट। आप समझ गए होंगे बर्निंग ऑफ पेडिस्ट्रो क्या होता है। एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है इट इज द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू ड्रॉप विद क्रॉप वेस्ट। यानी क्रॉप वेस्ट यानी क्रॉप रेजिड्यू, फसल के अवशेष जो होते हैं उनके साथ डील करने का चीपेस्ट वे है। अगर हम इसको उठाएंगे, साइड में ले जाएंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो इससे होता है वो डायरेक्ट जला देते हैं। इट डिस्ट्रॉय weeds including that are resistant to herbicides, and it kills other pests also such as slugs, and it decrease नाइट्रोजन टाइप। तो ये सब इसके एडवांटेज होते हैं। ये पेस्ट को किल करता है, नाइट्रोजन टाइप को डिक्रीज करता है। ये इसके एडवांटेज है। और इसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं, क्योंकि ये एज अ क्राइम है तो इसके अल्टरनेटिव होते हैं। यूज ऑफ राइस रेजिड्यू एज फोडर फॉर एनिमल्स। इनके जो रेजिड्यू होते हैं हम उसे एनिमल्स के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यूज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन बायोथर्मल पावर प्लांट्स। बायोथर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड यूज ऑफ राइस रेजिड्यू एज बेडिंग मटेरियल फॉर कैटल, यानी कि पशुओं के बेडिंग मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, नीचे बिछाने के लिए। एंड फोर्थ, यूज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू फॉर मशरूम कल्टीवेशन। ये बहुत होता है कि जो क्रॉप रेजिड्यू होती है उससे मशरूम कल्टीवेशन हो सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज यूज ऑफ राइस रेजिड्यू इन पेपर प्रोडक्शन। पेपर को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है ये। सिक्स पॉइंट है इसमें, यूज ऑफ राइस रेजिड्यू फॉर मेकिंग बायोगैस। बायोगैस बनती है फार्म रेजिड्यू से। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेडिस्ट्रॉय इन सॉइल। जो सॉइल की फिजिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि पीएच वैल्यू, इसको मेंटेन करता है ये। एंड प्रोडक्शन ऑफ द बायो ऑयल फ्रॉम स्ट्रॉ एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कि बायो ऑयल भी बन सकता है इन एग्रीकल्चर वेस्ट से। तो यूनिट नंबर 4 में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट सारा। बाकी आपको इसके हैंड रिटन नोट्स और टाइपिंग नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and join Telegram channel group for handwritten notes, quantum and other study material, and link given in description box. Please like on the video and leave comment if you have any doubt, and don't forget to share and subscribe. Thank you for watching my video.